प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेस में। और हम आज आपके लिए जो हमारा 28वां चैप्टर मानव जनन तंत्र है उसका चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें नर जनन तंत्र के अंदर हम अन्य जो सहायक जनन अंग हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो सहायक जनन अंग हैं नर मानव के अंदर, उसमें अधिवृषण होता है, शुक्र वाहिनियां होती हैं और मूत्र मार्ग, इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो टेस्टिस होता है, जो मुख्य जनन अंग है, उसकी औतकी हमने पढ़ी, उसकी अनुप्रस्थ काट के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हमने कर दी थी। आज हम सहायक जनन अंगों में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां, मूत्र मार्ग, ये नर जनन तंत्र के अंदर सहायक जनन अंग होते हैं, जिन्हें हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या हम हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं अधिवृषण। तो अधिवृषण जो होता है वो वृषण के ऊपर, ध्यान रखना, अधिवृषण एपिडाइडिमिस, इसको हम एपिडाइडिमिस कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, हमने जो चित्र बनाया है ये, इसमें हमने अधिवृषण के साथ साथ वृषण को भी दिखाया है। हालांकि वृषण को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि हमें अधिवृषण को बताना है तो वृषण के साथ में इसका जो है चित्र बनाना होगा। तो ये वृषण जो है, ये वृषण है, ठीक है। वृषण में हमने देखा कि दो स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जो होता है योनिक कंचुक होता है, आंतरिक स्तर जो होता है श्वेत कंचुक होता है, जिसमें क्या होते हैं, फोल्ड होता है अंदर से, तो वृषण पट्ट होते हैं। ये क्या है, वृषण पट्ट हैं। और वृषण पट्टों में क्या होते हैं, यहाँ पर वृषण जो है लोब होती हैं, यानी वृषण लोब जो है, उस लोब के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और ये शुक्रजनक नलिकाएं आगे जाके देखिए जाल बनाती हैं, जिसे हम वृषण जालक कहते हैं, वृषण जालक। और ये जो वृषण जालक है, आगे आप देख रहे हैं यहाँ से जो अपवाहक नलिकाएं निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं शुक्र अपवाहक नलिकाएं। ये क्या कहलाती हैं, शुक्र अपवाहक नलिकाएं। और यहाँ ये आगे चलकर एक कौमे के आकार, किसके आकार की संरचना है, कौमे के आकार की आप देख रहे हैं, या अर्धविराम के आकार की जो आकृति होती है, आप देख रहे हैं इस तरह से, ये तो ये जो संरचना है ये कहलाती है अधिवृषण। वृषण के ऊपर है, इसलिए हम अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण जो है, वास्तव में देखा जाए तो ये नलिकाओं का जो है कुंडलित नलिकाओं से बनी, सघन कुंडलित नलिकाओं से बनी संरचना है, कौमे के आकार की रचना है, जो लगभग जो है, यानी हम कह सकते हैं 6 मीटर लंबी नलिकाएं होती हैं जो सघन होती हैं। और इसके अंदर इसकी जो मुख्य जो अगर संरचना की बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो कहलाता है, वो शीर्ष अधिवृषण कहलाता है। शीर्ष अधिवृषण क्या कहलाता है, शीर्ष अधिवृषण। जबकि जो मध्य भाग है वो कहलाता है अधिवृषण काय, अधिवृषण काय। और सबसे पीछे वाला जो भाग है वो कहलाता है पुच्छक अधिवृषण, अधिवृषण। इसको हम कैपिट एपिडाइडाइमिस कहते हैं। अधिवृषण काय को हम मुख्य बॉडी या कार्पस एपिडाइडाइमिस, जबकि सबसे पश्च भाग को हम पुच्छक या कौड़ा एपिडाइडाइमिस कहते हैं।
और यहाँ आप देख रहे हैं ये आगे चलकर शुक्र वाहिनी बनाता है, शुक्र वाहिनी में परिवर्तित हो जाती है। आप देख रहे हैं शुक्र वाहिनी जो है अगला जो हमारा जो है क्या होगा, मुख्य यानी जो सहायक जनन अंग है अगला शुक्र वाहिनी। अधिवृषण जो है वो कौमे के आकार की, ध्यान रखना, कौमा आकार की कुंडलित सघन नलिकाओं से बनी संरचना है। जो अधिवृषण जो किसके ऊपर होती है, वृषण के ऊपर होती है, जो वृषण के ऊपर टोपी के समान किसके ऊपर है, वृषण के ऊपर है और कैप के समान ये रखी होती है। अब हम बात करते हैं जो अधिवृषण है उसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग। पहला भाग अगर हम बात करें तो वो कहलाता है अधिवृषण, शीर्ष अधिवृषण, इसको हम कहते हैं कैपिट एपिडाइडाइमिस। दूसरा जो भाग है वो कहलाता है अधिवृषणकाय, ये मुख्य बॉडी होती है, इसे हम कार्पस एपिडाइडाइमिस। और तीसरा जो भाग होता है वो कहलाता है पुच्छक अधिवृषण, जिसको हम पुच्छक अधिवृषण, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कौड़ा एपिडाइडाइमिस कहते हैं। ध्यान रखना जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है शीर्ष अधिवृषण जो है वो शीर्ष पर है, ऊपर है, ठीक है, ऊपर की ओर है, टोपी के समान है और यहाँ पर अपवाहक नलिकाएं आकर मिलती है। ये जो है मध्य का भाग है। जो अधिवृषण काय है वो मुख्य बॉडी कहलाता है, ठीक है, मुख्य काय और क्या होता है, मध्य में होता है, आप देख रहे हैं मध्य में है। तीसरा जो भाग है अंतिम, यानी पूंछ के पीछे की तरफ जो है पूंछ के समान भाग जो है ये अंतिम भाग है, अंतिम भाग, ठीक है। और ये जो है आगे किसमें तब्दील हो जाता है, आगे ये शुक्र वाहिनी बनाता है, अर्थात शुक्र वाहिनी मतलब वास्ट डिफरेंस। तो यहाँ 3 भाग हैं अधिवृषण में, आप देख रहे हैं। अधिवृषण जो होता है वो नलिकाओं के कुंडलन से बनता है और ये नलिकाएं जो होती हैं योजी ऊतक से, ये कुंडलन जो है योजी ऊतक से यानी एक प्रकार से जुड़े रहते हैं। बात आती है कार्य की, तो कार्य क्या करेगा भाई अधिवृषण, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कार्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एग्जाम के अंदर। अधिवृषण का काम होता है शुक्राणु का परिपक्वन, अर्थात यानी इसको हम कह सकते हैं योग्यता अर्जन। अब आप ध्यान रखना, योग्यता अर्जन को हम कैपेसिटेशन कहते हैं, शुक्राणुओं का परिपक्वन, योग्यता अर्जन। इसके अलावा इसका जो है अस्थायी संग्रह, अस्थायी संग्रह और सांद्रण। ये काम कौन कर रहा है, अधिवृषण कर रहा है। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो वृषण होता है
उसमें शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शुक्राणु नर युग्मक का निर्माण होता है। अब ये नर युग्मक यहाँ बनने के बाद जब यहाँ बनते हैं तो ध्यान रखना वो फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं होते हैं, वो किसी भी अंडाणु को भेद नहीं सकते, यानी अपनी जाति के जो अंडाणु को भेदने की जो क्षमता है वो इनमें नहीं होती है। उसको यहाँ आगे चलकर अधिवृषण के अंदर, अधिवृषण में जो है उनको परिपक्वन किया जाता है, उनको मैच्योर किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है और फर्टिलाइजेशन के योग्य बनाया जाता है, अर्थात वो अंडाणु को भेद सके इस योग्य बनाया जाता है। इसी क्रिया को हम शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का मैचुरेशन और योग्यतार्जन कहते हैं, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। और यहाँ अस्थायी संग्रह अर्थात थोड़ी देर के लिए इसको रोक कर यहाँ पर वो संग्रह किया जाता है और उनको सांद्रण किया जाता है, अर्थात उनके अंदर जो है विशेष प्रकार के स्राव मिलाए जाते हैं जो इसको पोषण भी देते हैं, न सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि इन्हें योग्य बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो ये इसका मुख्य कार्य है अधिवृषण का। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनियां हम कह सकते हैं वास्ट डिफरेंस ध्यान रखना शुक्रवाहिनियां जो होती है वो एक जोड़ी होती हैं। कितनी होती है? एक जोड़ी। शुक्रवाहिनियां एक जोड़ी हैं। एक जोड़ी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं, ठीक है। और कहां से जा रही है? पुच्छक अधिवृषण से। पुच्छक अधिवृषण से निकलकर कहां जा रही है? ये जाती है शुक्राशय। शुक्राशय में मिल जाती है। ध्यान रखना अधिवृषण, पुच्छक अधिवृषण से ये जो नलिका जा रही है ये कहलाती है दैट इज शुक्रवाहिनी। और ये शुक्रवाहिनी आगे जाकर आप हमने पढ़ा था कि जो मूत्राशय होता है उससे मूत्रवाहिनी से होते हुए यहाँ से शुक्राशय में जाकर मिल जाती है। तो ये जो है क्या है? ये शुक्रवाहिनी है, ठीक है। ये अधिवृषण से जा रही है, समझ में आ गया? ये हमने पिछली वीडियो में देखा। तो यहाँ से अधिवृषण से होते हुए ये मूत्रवाहिनी से होते हुए, तो ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। दोनों तरफ होती है, इधर से, इधर वाली पीछे से आएगी, राइट, इधर से आएगी। तो इस प्रकार जो शुक्रवाहिनियां हैं वो एक जोड़ी है मानव में। कितनी है? एक जोड़ी है। 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। पुच्छक अधिवृषण से निकलकर शुक्राशय तक जाती है। इसकी जो अगर हम बात करें, इसके अंदर विशेष प्रकार की जो है कॉलमर सेल होती है, शूडो एपिथेलियम होती है, अर्थात कूट स्तंभित उपकला होती है। इसकी जो भित्ति है, ध्यान रखना, इसकी जो भित्ति है, भित्ति कूट स्तंभी उपकला से बनी है, जिसको शूडो जो है, हम एपिथेलियम कहते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स विशेष श्लेष्मा स्राव करती हैं, और ये जो स्राव है वो क्या करता है? वो स्पर्म्स को गतिशील बनाता है, शुक्राणु को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। साथ ही साथ क्या करेगा? उन्हें घर्षण से बचाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, एक क्वेश्चन बनता है, नोट करके ध्यान से समझना। वैसे तो शुक्रवाहिनी कोई ज़्यादा बड़ा हम जो है इसमें डिटेल से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, हमें इतना ध्यान रखना, शुक्रवाहिनी पुच्छक अधिवृषण से निकलने वाली एक नलिका है, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसकी आंतरिक भित्ति जो है वो
स्तंभी उपकला की बनी है। इससे विशेष प्रकार का स्राव निकलता है इसकी दीवार से, और ये जो है शुक्राणु को गतिशील बनाता है और घर्षण से बचाता है। अब बात आती है कि जो एग्जामों में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, खासतौर से एनसीईआरटी के अंदर बेटा क्वेश्चन पूछे जाते थे क्यों और कैसे, तो उसमें एक क्वेश्चन आता था, यदि शुक्र वाहिनी की जगह रबड़ की नली लगा दी जाए। किसकी नली? रबड़ नली। तो ध्यान रखना, यदि शुक्र वाहिनी की जगह रबड़ नली लगा दी जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, या निषेचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, जब अपन रबड़ की नली यहाँ लगा देंगे तो ना तो उसमें कोई स्राव होगा जो विशेष स्राव है, ठीक है, और ना ही उसकी जो सेल्स हैं इस प्रकार की है जो हमने यहाँ बात की। ये जो उपकला है विशेष प्रकार की है और ये शुक्राणुओं को आगे जो है मूवमेंट के लिए मदद करती है, शुक्राणु मूवमेंट करते जाते हैं इस तरह से। लेकिन ये रबड़ की नली ये काम नहीं करेगी, जिसके कारण शुक्राणु आगे नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है स्पर्म डेड हो जाएं। अर्थात टोटली हम बात करें तो अंततोगत्वा हमारी जो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, निषेचन की क्रिया प्रभावित हो, अर्थात निषेचन की क्रिया प्रभावित होती है। तो हमारा आंसर होगा रबड़ की नली जो है ये काम नहीं करेगी, अर्थात निषेचन की क्रिया प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। तो ध्यान रखना, यूरिथ्रा जो है मानव के अंदर मूत्र मार्ग जो होता है वो एक जो है लगभग जो है 20 सेंटीमीटर लंबा पेशीय मार्ग होता है, जो कि शिशन से होते हुए मूत्र जनन मार्ग, जिसको हम कहते हैं यूरोजेनाइटल मार्ग बनाता है। और ये जो है शिशन के शीर्ष पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ध्यान रखना, हमने बात की थी कि जो नरजनन तंत्र था उसमें हमने देखा कि शुक्राशय से जो है स्खलन नलिका निकलती है और मूत्राशय से मूत्रवाहिनी, दोनों मिलकर क्या बनाती है, मूत्र जनन मार्ग बनाती है। दोनों मिलकर क्या बनाती है, मूत्र जनन मार्ग। यानी हम कह सकते हैं मूत्रवाहिनी जो है, मूत्रवाहिनी प्लस स्खलन वाहिनी दोनों मिलकर क्या बनाती है, दोनों मिलकर बनाती है मूत्र जनन मार्ग बनाती है, मूत्र जनन मार्ग। और फीमेल के अंदर ध्यान रखना, जो मूत्र अर्थात यूरिन और जो स्पर्म्स या सीमन जो होता है वो दोनों एक ही मार्ग के द्वारा बाहर डिस्चार्ज होता है। ये दोनों मिलकर ही मूत्र जनन मार्ग कहलाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर अलग अलग होते हैं, फीमेल में अलग अलग होते हैं। मूत्र जनन मार्ग शिशिन के शीर्ष पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, अब इसको हमें समझने के लिए हमारे जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है उसमें जो शिशिन होता है उसकी संरचना और अनुप्रस्थ काट को समझना होता है। यहाँ हमने जो चित्र बनाया है इसका नाम लिख लीजिए बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है अधिवृषण शुक्रवाहिनियाँ शुक्रवाहिनी की संरचना। तो यहाँ पर हमने अधिवृषण को भी दिखाया है, शुक्रवाहिनी भी नजर आ रही है और हालांकि यहाँ पर वृषण की जो है ये उदग्र काट भी नजर आ रही है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो बनता है जो शिशिन की अनुप्रस्थ काट क्या होती है। शिशिन की अनुप्रस्थ काट
तो इसको भी हम लगे हाथ ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो शिशिन है जिसको हम पेनिस कहते हैं, ये मुख्य मैथुनांग होता है। ठीक है, नर प्राणियों में मुख्य मैथुनांग जो उदर गुहा में दोनों टांगों के मध्य बेलनाकार पेशीय उत्थापनशील जिसको इरेक्टाइल कहते हैं, उत्थापनशील मैथुनांग पेनिस या शिशिन उपस्थित। ध्यान रखना, ये जो स्तनधारी प्राणी हैं, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, उन सब के अंदर जो मूत्र मार्ग है, आगे एक पेशीय मैथुनांग होता है जो कि बेलनाकार है और उत्थापनशील है, अर्थात इरेक्टाइल है। इरेक्टाइल का अर्थ होता है कि वो समय समय पर जो है उसमें पेशियां होती हैं और उन पेशियों के अंदर जो है कड़ापन आता है, इसी को हम उत्थापनशील कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, दो अवस्थाएं होती हैं, एक सामान्य अवस्था, एक उत्तेजन अवस्था। तो ये मैथुनांग जो है वो सभी स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, यानी जो मादा जनन तंत्र है उसमें सीमन या स्पर्म्स को डिस्चार्ज करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि यदि हम टेस्टिस यानी जो शिशिन की अगर हम अनुप्रस्थ काट देखें तो उसमें हमें यहाँ पर 3 जो है स्पंजी जो है पेशियों से बनी डोरियां नज़र आती हैं, स्पंजी डोरियां नज़र आती हैं। ध्यान रखना, 3 स्पंजी डोरियां नज़र आती हैं। हम बात कर रहे हैं शिशिन की अनुप्रस्थ काट। तो शिशिन की जब अनुप्रस्थ काट देखते हैं, बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान रखना। और ये जो है चित्र अपनी बुक में नहीं होगा लेकिन बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से समझ लें इसको। ये आप देख रहे हैं, ये पेशियां से बनी ऊपर पृष्ठ सतह पर 2 डोरियां होती हैं। ये पृष्ठ 2 डोरियां हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पस कैवर्नोसा, जबकि एक अधर सतह पर होती है जो कि मूत्र मार्ग को घेरे रहती है। ये क्या है? ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग। और ये जो डोरी है ये कहलाती है कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम। यहाँ पर ब्लड रक्त वाहिनियाँ होती हैं और ये बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये स्किन है, ये मोटी स्किन होती है, मोटी त्वचा है, ये कहलाती है त्वचा। टीएस ऑफ पेनिस। यानी वृषण की अनुप्रस्थ काट, शिशिन की अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 2 जो है
ऊपर की ओर पृष्ठ सतह पर डोरियां होती हैं। ये दरअसल में ये डोरियां हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल पेशियों से बनी हैं, लंबवत पेशियों से बनी डोरियां हैं। और नीचे की तरफ जो होती हैं वो एक डोरी होती है अधर सतह पर, जिसे हम कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम, कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो यहाँ ये डोरियों में डिपेंड करता है, जब उत्तेजन अवस्था आती है तो रक्त इनके अंदर भर जाता है। तो दो अवस्थाएं हैं, एक सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था, और एक होती है लैंगिक उत्तेजना अवस्था, लैंगिक उत्तेजन अवस्था। तो पेनिस के अंदर दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है सामान्य अवस्था। जब सामान्य अवस्था होती है तो यहाँ ये डोरियों के अंदर रक्त नहीं भरा होता है और पेनिस जो है सामान्यतः छोटा और जो है यानी लचीला होता है। जबकि लैंगिक उत्तेजना के समय, लैंगिक उत्तेजना के समय क्या होता है, जब लैंगिक उत्तेजना आती है अर्थात मैथुन के समय लैंगिक उत्तेजना आती है, उस दौरान क्या होता है, रक्त जो है तेजी से इन डोरियों के अंदर जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो यानी कड़ी हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिसके साथ साथ पेनिस जो है वो भी अपने आकार में बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसकी सहायता से जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो है गहराई में जाकर ये जो है स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर देता है। और जो स्पर्म्स जो हैं वो एक बार के जो स्खलन के अंदर हम कहते हैं लगभग 2 से 2.5 ml सीमन जो है वो स्खलन होता है और इसके अंदर लगभग जो है 2 से 2.5 करोड़, ठीक है, 2 से 2.5 करोड़ जो है स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जो पेनिस है उसके अंदर जो डोरियां हैं वो डिपेंड करती है, रक्त इनके अंदर तेजी से जब भरता है तो इसकी उत्तेजन अवस्था होती है, जबकि सामान्य अवस्था में रक्त इनमें भरा नहीं होता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो अधर सतह पर कार्पस स्पॉन्जियोसम डोरी होती है, ये डोरी जो है ये मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है। आप देख रहे हैं ये बीच में मूत्र मार्ग है, इसके चारों ओर स्थित होती है। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अधिवृषण, शुक्र वाहिनी एवं मूत्राशय, और मूत्राशय किस प्रकार शिशिन के द्वारा जो है बाहर खुलता है। शिशिन की हमने देखी अनुप्रस्थ काट में किस प्रकार की बनावट है। यहाँ से क्वेश्चन अपना एक बनेगा। अब हम आपसे जो है आज की वीडियो के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपको जवाब देना है कमेंट्स में। अधिवृषण का कार्य, अधिवृषण का कार्य बताना है आपको। इसके अलावा आपको बताना है योग्यता अर्जन, योग्यता अर्जन क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपको बताना है कि जो पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो एक बार के अंदर एक बार में कितने स्पर्म्स जो है स्खलित होते हैं, ठीक है। कितने शुक्राणु जो है एक बार में स्खलित होते हैं। ये तीन जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको जवाब देना है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको इन क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा और मैं कमेंट्स के अंदर आपके क्वेश्चंस को आपसे जानना चाहता हूं। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए APS ऑनलाइन क्लासेस।